दोस्तों, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने जितनी भी कोशिशें की थीं, भारत ने उन पर पानी फेर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक कदम भारत ने उठाया, जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। बांग्लादेश के एक मशहूर अर्थशास्त्री, जिनकी नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल दिया, और वही नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्होंने देश में अशांति फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की। पिछले 1.5 महीने से यूनुस एक अंतर्राष्ट्रीय चाल चल रहे थे। उनका मकसद था कि ग्लोबल लेफ्ट गुट को फिर से मजबूत करके अपनी स्थिति बचाना। लेकिन भारत की एक सोची समझी चाल और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं ने इस पूरे खेल को उलट कर रख दिया। यूनुस को लग रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो उनके समर्थन की ताकत घट जाएगी। जो लोग पहले उनके साथ थे, वो अब उनसे कन्नी काटने लगे। इसी डर से उन्होंने एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन खड़ा करने की योजना बनाई, ताकि बांग्लादेश में उनकी पकड़ बनी रहे और रोहिंग्या संकट का सहारा लेकर दुनिया से फंडिंग और समर्थन जुटाया जा सके। अब देखिए, यूनुस ने अपने बचे खुचे अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों को बांग्लादेश बुलाया, रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में फोटो खिंचवाए, मीडिया में बयान दिए और इस पूरे मामले को मानवीय संकट बताने की कोशिश की। उनका इरादा साफ था, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों से ज्यादा मदद बटोरी जाए। लेकिन दोस्तों, भारत ने उनकी इस चाल को एक झटके में पलट दिया। भारत ने सिर्फ एक छोटा सा आमंत्रण भेजकर और कुछ खास बयान देकर यूनुस की पूरी रणनीति को कमजोर कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने सिर्फ एक छोटी सी फोटो जारी कर दी, जिससे बांग्लादेश सरकार और यूनुस के समर्थकों में अफरा तफरी मच गई। यही कूटनीति की असली ताकत होती है। जब दुश्मन चाल चले तो उसे उसकी ही चाल में मात दे दो। दोस्तों, भारत की एक चाल ने मोहम्मद यूनुस को इस कदर बेचैन कर दिया कि वो बैक टू बैक 12 से 14 ट्वीट करने लगे। कभी लिखते, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, तो कभी अब वो सांस ले रहे हैं, अब वो खाना खा रहे हैं। हर छोटी छोटी बात को सोशल मीडिया पर परोसने की होड़ मच गई। देखने वालों को भी लगने लगा कि यह सब कुछ ज्यादा ही नाटकीय हो रहा है, जैसे जबरदस्ती इस मुद्दे को बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन असल में यह उनकी घबराहट की सबसे बड़ी निशानी थी। यूनुस और उनके समर्थकों का असली खेल कुछ और ही था। रोहिंग्या संकट का बहाना बनाकर वे सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे थे। असली निशाना था म्यांमार, जिसकी जमीन के नीचे तेल और गैस के बड़े भंडार छिपे हुए हैं। दुनिया की बड़ी कंपनियां और ताकतवर लोग इन संसाधनों पर कब्जा जमाने की फिराक में थे। अगर रोहिंग्या मुद्दे को तूल देकर म्यांमार पर वैश्विक दबाव बनाया जाता तो ये कंपनियां अपने खेल में कामयाब हो जाती। लेकिन भारत की एक चाल ने इस पूरे खेल को तहस नहस कर दिया। अब देखिए, यूनुस पर पहले से ही गरीबों के लिए चलाई गई ग्रामीण बैंकिंग योजना में भ्रष्टाचार और पैसों के गबन के आरोप थे। कई लोग उन्हें गरीबों का खून चूसने वाला तक कह चुके हैं। लेकिन अब उनका नया एजेंडा कुछ और था। रोहिंग्या संकट का सहारा लेकर विदेशों से मोटा पैसा जुटाना, उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना, म्यांमार पर दबाव डालकर उसके संसाधनों पर नियंत्रण पाना और बांग्लादेश को पश्चिमी देशों की पकड़ में धकेलना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस की बांग्लादेश यात्रा को भी यूनुस ने अपने फायदे के लिए भुनाने की हर संभव कोशिश की। गुटेरस को गरीबों के बीच ले जाया गया, यूनिसेफ से $2 मिलियन की डोनेशन घोषणा करवाई गई और उनकी हर छोटी छोटी हरकत को सोशल मीडिया पर उछाला गया। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या यह सब सच में गरीबों की मदद के लिए किया गया था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छिपा था। यूनुस ने हर हाल में यह दिखाने की कोशिश की कि दुनिया उनके समर्थन में खड़ी है, लेकिन भारत ने महज एक आमंत्रण और कुछ बयान देकर पूरे नैरेटिव को ही पलट दिया। और यह सिर्फ भारत की चाल नहीं थी, इसमें अमेरिका का भी मजबूत समर्थन शामिल था। अब देखिए, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की प्रमुख तुलसी गबार्ड जब भारत दौरे पर आईं, तो बांग्लादेश की सरकार में खलबली मच गई।
लेकिन असली आग तब लगी जब उन्होंने एक सख्त बयान दिया बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को इस्लामिक आतंकवाद और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद तो जैसे बांग्लादेश सरकार और यूनुस गुट के समर्थकों की नींद ही उड़ गई। हालात और भी बिगड़ गए जब रायसीना डायलॉग में 125 देशों के प्रतिनिधियों के सामने भारत ने बांग्लादेश का मुद्दा उठा दिया। इसका असर यह हुआ कि बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना भारी पड़ने लगा। बांग्लादेश सरकार ने इसे साजिश बताने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह थी कि वहां अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार हो रहे थे और अब यह सच दुनिया के सामने आ चुका था। अमेरिका के इस बयान की गंभीरता को इसी से समझिए कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को तुरंत सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, तुलसी गबार्ड का बयान गलत और भ्रामक है। बांग्लादेश हमेशा से शांतिपूर्ण देश रहा है और हमारे यहां अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, भारत और अमेरिका की सख्त स्थिति ने अब बांग्लादेश को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया कि जो 2-4 देश पहले उसके समर्थन में थे, अब वो भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अब जरा सोचिए, ऐसे में जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव खुद बांग्लादेश दौरे पर आए तो उन्होंने क्या किया? लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बांग्लादेश यात्रा से यूनुस को कोई बड़ी राहत नहीं मिली, ना ही बांग्लादेश को किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला, जो कि उनके लिए एक और बड़ा झटका था। अब जरा सोचिए, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा था कि बांग्लादेश का मामला भारत पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मोदी इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। यह बयान बांग्लादेश के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश में होने वाली एक बड़ी सैन्य गतिविधि को अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए रोक दिया, बल्कि अब बांग्लादेश पर चुनाव कराने का दबाव भी बढ़ा रहा है। यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस इस समय सबसे ज्यादा बेचैन हैं। अब हालात इस कदर नाजुक हो गए हैं कि मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी आखिरी उम्मीद अब 3 से 4 अप्रैल के बीच आयोजित बिमस्टेक सम्मेलन पर टिकी हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में शामिल होने वाले हैं। यूनुस को लग रहा है कि अगर इस दौरान उनकी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री से हो जाती है तो शायद वे अपनी बिगड़ती स्थिति को संभाल सकें। इसी उम्मीद में बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत से मुलाकात का अनुरोध भी भेज दिया है। लेकिन दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब यूनुस ने ऐसा प्रयास किया हो। संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उस मीटिंग को टाल दिया था। और अब जब बांग्लादेश की स्थिति और भी कमजोर हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे लगातार झटके लग रहे हैं और कोई भी बड़ा देश उसके पक्ष में खुलकर नहीं आ रहा, तो यूनुस की बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब हर तरफ से निराश होकर यूनुस और बांग्लादेश सरकार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारत उनकी बात सुने। लेकिन क्या भारत के लिए यह जरूरी है? क्या भारत को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के साथ इस मुलाकात को स्वीकार करना चाहिए, या फिर अपनी कूटनीति जारी रखते हुए दूरी बनाए रखनी चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस मीटिंग के लिए हां कहना चाहिए, या फिर यह सही रणनीति होगी कि बांग्लादेश को अपने हालात खुद संभालने दिए जाएं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस विषय पर अपनी राय दे सकें। फिर मिलेंगे एक नई, रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाकाल।